Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Next topic which we have to discuss today is the mechanism of phloem translocation. हमें जैसे पता है कि जाइलम जो है प्लांट्स के अंदर डैट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, और जो फ्लोइम सेल्स हैं, फ्लोइम टिश्यूज़ हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप, यानी जो शुगर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोइम सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले जो जिसमें प्रेशर फ़्लो थ्योरी आती है, उसे डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा फ्लोइम सेल्स के बारे में जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि जो फ्लोइम सेल्स हैं ये भी जाइलम्स की तरह जो है वो लॉन्ग सेल्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्पेशल सेल्स हैं फ्लोइम सेल्स के, जो ट्रांसपोर्टेशन में, शुगर की ट्रांसपोर्टेशन में या ऑर्गेनिक मैटर की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीव एलिमेंट्स। ठीक है, सीव एलिमेंट्स जो हैं वो सेल्स हैं फ्लोइम सेल्स के जो शुगर की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फ्लोइम टिश्यूज़ के साथ साथ जो है वो कंपेनियन सेल, जैसे आपको इस डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा है, कंपेनियन सेल्स हैं। फिर सीव ट्यूब्स जो हैं, ये सीव एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब से इन सीव पोर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सो सीव ट्यूब क्या है कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं सीव एलिमेंट्स, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़, जिन्हें हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। अब ये जो सीव ट्यूब मेंबर्स हैं कंपेनियन सेल्स, ये एक दूसरे के साथ जो है वो प्लाज्मोडेस्टोमेटा को क्रॉस करते हुए पोर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोइम टिश्यूज़, जो ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दी गई है। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा इस ब्रीफली ये एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैकेनिज़्म में जो है वो हमने यही डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक टॉपिक विच इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोइम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना। सो यहाँ पर जो है वो हम शुगर की ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर रहे हैं। जो थ्योरी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है डैट इज़ द प्रेशर फ्लो थ्योरी, एंड दिस इज़ द मोस्ट ससेप्टेबल थ्योरी इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या हैं कि जिनके सीड जो हैं वो इनक्लोज्ड हैं। सो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ दिस थ्योरी। इसमें जो है वो एक्टिव थेरीज़ भी आ जाती हैं जिसमें एटीपी इन्वॉल्व है, डैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनर्जी, और दूसरी जो है वो पैसिव थेरी है डैट इज़ विदाउट एनर्जी, विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों में जो है वो हम तो एक्टिव थेरीज़ जो हैं उनके अंदर एटीपीज़ या एनर्जी इन्वॉल्व, और पैसिव थेरी के अंदर जो है वो एनर्जी यूज़ नहीं है। इन दोनों थेरीज़ को जो है, एक्टिव थेरीज़ की जो है वो कोई हमें एविडेंस नहीं मिलती कि ट्रांसलोकेशन जो है वो एक्टिव थेरीज़ के थ्रू होती हैं, तो उसको जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते। पैसिव थेरीज़ जो हैं डैट इज़ विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए टू फर्दर जो हैं वो प्रोसेसेस हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरी है प्रेशर फ्लो थ्योरी। डिफ्यूजन जो है कल भी हमने डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन जो है ये एक किसी भी पार्टिकल का या किसी भी जो है आयंस का एक जगह से दूसरी जगह, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है। बट दिस इज़ फार टू स्लो, बहुत स्लो ये प्रोसेस होता है। अगर जो है वो हम शुगर की बात करें, शुगर ने फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होना है, तो बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से इट में टेक 1 मीटर पर आवर, यानी 1 मीटर तक पहुंच जाने के लिए 1 घंटा इसको चाहिए। ठीक है, और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि 1 मीटर पर 8 ईयर्स। सो इस ड्रॉबैक की वजह से जो है हम इस थ्योरी को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। सो द एक्चुअल थ्योरी विच इज़ इन्वॉल्व, विच इज़ मोस्टली एक्सेप्टेड and involved in the translocation of sugar in phloem cell is the pressure flow theory that is proposed by Ernest Munch in 1930.
अब ये जो थ्योरी है, इट स्टेट दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट इज ड्रिवन बाय एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अच्छा जी, सोर्स क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर जहाँ से सप्लाई होनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर की सप्लाई होनी है तो जो लीव्स के मीज़ोफिल सेल्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहाँ पर ये प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो इसका सोर्स है। एंड सेकेंडली आप देख रहे हो कि सिंक लिखा है। सिंक क्या है? कि वो जगह जहाँ पर उस शुगर ने या तो यूज़ होना है, मेटाबोलाइज्ड होना है, या फिर स्टोर होना है फॉर फ्यूचर यूज़। सो होपफुली इन दोनों टर्म्स की आपको समझ आ गई है कि सोर्स क्या है, कि वो जगह जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ से चीज़ जो है वो सप्लाई होगी, वो एरिया जहाँ से चीज़ ने सप्लाई होना है। और सिंक क्या है? जहाँ पर जाकर उसने मेटाबोलाइज्ड होना है, यूज़ होना है, या फिर स्टोर्ड होना है। सो प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या कह रही है कि सीव एलिमेंट्स के अंदर जो है वो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट है सोर्स और सिंक के दरमियान, जो शुगर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, इससे पहले आपको इस डायग्राम में जो है वो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे, जिसे हम बोलते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल वॉल सेल की सेल वॉल तक जो कनेक्शन है वो एपोप्लास्ट पाथवे, ये ब्लू लाइन जो है सर्कल आपको ये शो कर रही है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जो है वो प्लाज्मोडेस्टोमेटा के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ से जो है वो आप देख सकते हो मीज़ोफिल सेल्स येलो कलर में आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो आपको कंपेनियन सेल्स दिखाए हुए हैं, और जो है वो सीव एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो वॉस्कुलर बंडल्स यानी वॉस्कुलर बंडल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोइंग। ठीक है, तो वो दोनों जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं। सीव एलिमेंट्स के अंदर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक किस तरह से प्लाज्मोडेस्टोमेटा को क्रॉस करते हुए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। राइट। सो हम आगे जो है वो अपना ये प्रेशर फ्लो थ्योरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है कि ग्लूकोज, इसको जो है वो हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज। ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल इज़ यूज विद इन द सेल, that is for respiration, and rest is converted into non reducing sugar, that is sucrose। यानी जो ग्लूकोज बनी है फोटोसिंथेसिस में, वो सेल जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर जाएंगे, और जो सरप्लस होगी वो नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में सक्रोज की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो अपने कार्बोहाइड्रेट को, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट को सक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर सरप्लस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही यहाँ पर जो है वो यही पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कि जो ग्लूकोज यूज़ हो जाता है और जो सरप्लस होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज, यानी जो सक्रोज बना था उसकी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी इन दी बंडल शीट। अब ये कैसे होगी कि सक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बंडल शीट सेल टू कंपेनियन सेल ऑफ स्मॉलेस्ट वेन इन द लीफ। A short distance transport involving 2 to 3 cells, this sucrose diffused through plasmodestomata to sieve tube cells or sieve elements, rising the concentration of sucrose in it। ठीक है। यानी सक्रोज जो है जब एक सेल से एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट्स तक जो है पहुंचेगा थ्रू प्लाज्मोडेस्टोमेटा, तो जहाँ पर वो पहुँचा है वहाँ पर अंडरस्टूड है कि सक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। अब जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो अडेप्ट करेगा, यानी एपोप्लास्ट को यूज़ कर लिया है, सेल वॉल को उसने यूज़ कर लिया, अब जो है वो साइटोप्लाज्मिक पाथवे जो है वो यूज़ करेगा। बट इस सम एपोप्लास्टिक मूवमेंट डज टेक्स प्लेस, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि वो दोबारा से एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है वो अडेप्ट कर ले। सक्रोज इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू सीव एलिमेंट्स। अब ये जो सक्रोज थी वो सीव एलिमेंट्स के थ्रू फर्दर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। थर्ड पॉइंट जो है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर टू सीव ट्यूब। सक्रोज के साथ साथ जो है वाटर भी मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस वाटर की मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस कि वाटर की मूवमेंट, वाटर की एंट्री की वजह से प्रेशर जो है वो जनरेट होगा इन दी सीव ट्यूब एलिमेंट्स।
अब फोर्थ स्टेप में क्या बताया हुआ है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ सक्रोज टू सिंक, यानी आप पानी और सक्रोज की जो है वो इकट्ठी जो है वो कंबाइंड मूवमेंट होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूव दी सक्रोज एंड अदर सब्सटेंस इन ट्यूब्स सीव ट्यूब सेल्स एंड मूव टू सिंक दैट इज़ फ्रूट एंड रूट। जहाँ जो हमने बात की थी, सिंक क्या है कि स्टोरेज प्लेस, तो ये अब जो सक्रोज है वो फ्रूट्स या रूट्स में जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगा। अब इन स्टोरेज सिंक सच एज शुगर बीट रूट, चिकंदर जिसे हम बोलते हैं, या शुगर कैन स्टेम, सक्रोज इज रिमूव्ड इनटू एपोप्लास्ट प्रायर टू एंटरिंग सिम्प्लास्ट ऑफ दिस सिंक। ठीक है, अब स्टोरेज प्लेस पर जाने के लिए जैसे शुगर बीट में रूट में जो है वो स्टोर होगा या शुगर कैन में जो है वो स्टेम में स्टोर होगा, तो ये जो सक्रोज था ये एपोप्लास्ट को यूज़ करने से पहले सिम्प्लास्ट पाथवे जो है सिंक का वो यूज़ करेगा। फिफ्थ पॉइंट में जो है वो आपको बताया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ वाटर। अब डेफिनेटली वाटर पहले एंटर हुआ था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था। अब वाटर जब सीव ट्यूब सेल से निकल जाएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो है वो सेल से बाहर एक्सऑस्मोसिस के प्रोसेस से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। सो इन सिम्प्लास्टिक pathway sucrose move through plasmodestomata to receiver cells. Thus, according to pressure flow theory, the pressure gradient is established as a consequence of entry of sugar in the sieve element at the source and removal of sugar at the sink. The energy driven entry of sugar in sieve tube element generate high osmotic pressure in the sieve tube element of the source, causing a steep drop in the water potential. राइट यहाँ पर ये आपको बताया हुआ है कि जिन सेल्स के अंदर वाटर मूव कर रहा है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो राइज़ कर रहा है, लेकिन जहाँ से वो रिमूव कर रहा है, निकल रहा है, वहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो कर रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट में जो है वो आपको बताया हुआ है कि जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ substantial pressure. The presence of sieve plate greatly increase the resistance along the pathway and result in the generation and maintenance of substantial pressure gradient. Substantial pressure gradient जो है यानी खड़े होने की वजह से, पानी के खड़े होने की वजह से जो दबाव क्रिएट होगा उसको जो है वो हम सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। तो वो जो है बताया हुआ है कि सीव ट्यूब प्लेट्स के अंदर जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है और सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। Sieve element contents are physically pushed along the transportation pathway by bulk flow. Bulk flow means कि in large amount, much like water flowing through the garden hose. जैसे हम गार्डन के अंदर जो है वो पाइप से जो है वो वाटर सप्लाई करते हैं। So the pressure flow theory account for the mass flow of molecule within phloem. It may be noted that the transportation of photosynthate or carbohydrate from the phloem cell to mesophyll tissues involving diffusion and active transport. Then in phloem tissue the movement of material is according to प्रेशर फ्लो थेरी। ओके, क्लियर हो गया कि मीज़ोफिल से फ्लोएम टिश्यूज़ तक जो शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट यानी किसी कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू होती है और उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर यानी सीव ट्यूब्स एंड सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है मटेरियल की वो प्रेशर फ्लो थेरी को जो है वो फॉलो करेंगी। अगेन इन दिस सिंक सेल व्हेन द शुगर एंड द कार्बोहाइड्रेट आर पास फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू डिफ्यूजन एंड कैरियर, उसके बाद जब वो सिंक सोर्स को उसने क्रॉस कर लिया तो सिंक में जो है वो दोबारा से जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या आइदर पैसिव या एक्टिव प्रोसेस को जो है वो ले सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आपको ये जो डायग्राम दिखाई हुई है इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम सेल्स दिखाए हुए हैं। इसमें आप जो है वो क्लियरली देख सकते हो कि नंबर 1 पॉइंट पर जो है वो आपको दिखाई हुई है कि जो फोटोसिंथेटेज है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं वो सक्रोज को मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं। रेड डॉट्स में जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि नंबर 1 पॉइंट में आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि मीज़ोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है
फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स ने जो है वो फोटोसिंथेड यानी जो कार्बोहाइड्रेट था वो सिंथेसाइज किया है। अब दिस इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय कंपेनियन सेल दैट इज़ इंडिकेटेड बाय रेड एरोज, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो सक्रोज की जो है वो आपको डिफ्यूजन दिखाई हुई है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। यहाँ से आप देख रहे हो कि थर्ड में कि जाइलम से जो है वो वाटर फ्लोइम टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ रहा है, यानी सक्रोज और वाटर जो है जो भी हमने पढ़ा कि मिल जाते हैं और फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। अब इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये सीव ट्यूब्स के अंदर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो जनरेट हो रहा है वो इसको ये जो सिंक है जहाँ पर इसने स्टोर होना है इस सक्रोज ने, वहाँ तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा होपफुली। डायग्राम को जो है वो आप सामने रखकर जो है इसकी ये जो स्टेप्स हमने पढ़े थे इनको आप याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो है वो हमारी स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। अब इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा प्लेन एरिया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्किप हो गए हैं। आगे जो है वो टॉपिक जो इंक्लूड है दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है। तो अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन यानी जो काम इसने करने हैं वो क्या करने हैं कि एक तो यहाँ पर जो है वो एक सर्कुलेटरी एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जिसे हम हार्ट कहते हैं। फिर पंप क्या करना, उसने कोई फ्लूइड है जिसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ये तमाम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो डिज़ोल्व होकर जाएं, जिसे हम सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड कहते हैं। फिर वो वेजल्स, वो ट्यूब्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल पंपिंग डिवाइस को सेल्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवा सके, ट्रांसपोर्ट जो है जहाँ पर होनी है उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। So there are the three characters of circulatory system: circulatory fluid that is the blood, contractile pumping device जिसे हम हार्ट कहते हैं या इट में भी मॉडिफाइड ब्लड वेजल्स भी हो सकती है स्मॉल एनिमल्स के अंदर, और वो ट्यूब्स जिनके अंदर ये जो फ्लूइड है ये सेल्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स का टू टाइप्स का है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम are present in the phylum Arthropods. Yes, in phylum Arthropods जिसमें क्रस्टेशियन, स्पाइडर, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। phylum Mollusks जिसमें स्नेल्स एंड काम्स आ जाती हैं, एंड प्रोटोकॉर्डेट्स जिन्हें ट्यूनिकेट्स जिसमें आ जाते हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। ये सिंपल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो है तमाम एनिलिड्स में सिफेलोपोड्स, मोलस्क, काइनोडर्म्स और तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है। डिफरेंस जो है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का वो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो स्पेसिमन लिया गया है डैट इज़ द अर्थवर्म, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो हम कॉकरोच की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉकरोच चूँकि आर्थ्रोपोड्स है तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। बेसिकली मैं आपको डिफ़ाइन पहले कर देती हूँ कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसके अंदर ब्लड जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में यानी वेजल्स की फॉर्म में जो है ट्रैवल करता है, यानी डायरेक्टली जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स जो हैं वो ब्लड के साथ इन कांटेक्ट नहीं होती, बल्कि जो ब्लड है वो वेजल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स नहीं प्रेजेंट, बल्कि जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, ब्लड जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड से जो है वो इन कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी ब्लड आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दैम, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताया कि ब्लड ऑलवेज रिमेन इन द ब्लड वेसल एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली
इन जो है वो सेल से जो है कांटेक्ट नहीं करता, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके रिवर्स है। फिर सेकंड अब बताया हुआ है कि डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि वेजल्स के थ्रू ब्लड ने ट्रांसपोर्ट होना है, तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसी कोई वेसल्स का सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आगे जो है वो थर्ड में गैसेस की एक्सचेंज बताई हुई है या वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन है। डेफिनेटली ब्लड जब ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्सचेंज भी न्यूट्रिएंट्स की इन्हीं के बेटे गैसेस की या न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो कैपिलरीज़ के थ्रू होगी। ओपन सर्कुलेशन में चूँकि कैपिलरीज़ वगैरह नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्टली ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान ही होगा। फोर्थ पॉइंट में गैसेस की ट्रांसपोर्ट का जो है वो बताया हुआ है। सर्कुलेशन का एक जो बेसिक एम है वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है, यानी ऑक्सीजन जो है वो सेल को सप्लाई करनी होती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लेकर आनी होती है। तो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस की ट्रांसपोर्ट भी जो है वो कैपिलरीज़ के थ्रू होती है, और ओपन में जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है या इनका जो ट्रेकियल सिस्टम है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ पॉइंट में जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बताया हुआ है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, डेट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। सो दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हमें रेड कलर का नज़र आता है, क्योंकि हमारा जो ये हीमोग्लोबिन है डेट इज़ दी रेड पिगमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट, जस्ट उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सिक्स पॉइंट में जो है वो आपको इसकी एफिशिएंसी बताई हुई है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मोस्ट एडवांस टाइप and have greater efficiency of maintaining the blood pressure and economy of blood volume, जबकि ओपन में इस तरह से इसका रिवर्स है कि ये प्रिमिटिव टाइप का लेस एफिशिएंट है एंड डज नॉट मेंटेन ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्रिएट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट में हमने जो स्पेसिमन डिस्कस किया था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि अर्थवर्म था, उसका आपको बताया हुआ है कि देयर आर 4 और 5 पेयर्स ऑफ लेटरल हार्ट प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ एसोफेगस इन 17 to 13 सेगमेंट्स। आपको पता है कि ये जो अर्थवर्म है एनिलीड से बिलोंग करता है, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। तो 17 to 13 सेगमेंट्स के अंदर के दरमियान में 4 या 5 पेयर्स ऑफ लेटरल हार्ट प्रेजेंट है एसोफेगस के साइड पर, जो हार्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और ब्लड को जो है वो डोर्सल टू वेंट्रल साइड जो है वो, यानी ऊपर डोर्सल साइड कौन सी है, जो ऊपर वाली साइड है, ये आपको ये दिखाया हुआ है डायग्राम में, यानी एसोफेगस की जो ऊपर वाली साइड है डेट इज़ द डोर्सल साइड, और जो नीचे वाली है वो वेंट्रल साइड है। ठीक है, वैसे जो बैकबोन के साइड वाली जो साइड है उसको हम डोर्सल साइड बोलते हैं। तो इनके जो बैकबोन नहीं है, सो इनकी डोर्सल और वेंट्रल जो है पोजीशन हम ऐसे ऊपर या नीचे वाली साइड के रेफरेंस से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि जो है ये लेटरल हार्ट्स 4 to 5 पेयर्स ऑफ लेटरल हार्ट प्रेजेंट जो है वो एसोफेगस की ऊपर वाली साइड पर जो है वो प्रेजेंट है, जो हार्ट के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। जबकि कॉकरोच में जो है वो हार्ट डेट इज़ दी 13 चैम्बर्ड ट्यूब्यूलर वेसल। ठीक है, प्रॉपर हार्ट नहीं है जैसे कि होता है, बल्कि एक ट्यूब्यूलर वेसल जो 13 चैम्बर्स है वो ही हार्ट के तौर पर एक्ट करती है, और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन दी पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं एम्प्टी स्पेस को। ठीक है, तो इन दी पेरिकार्डियल साइनस प्लेस्ड इन दी मिड डोर्सल रीजन बिलो टर्गा इन एब्डोमिनल रीजन। On the side of the pericardial sinus there are alveolar muscles helping in the flow of blood. Each heart chamber has a pair of lateral heart. ठीक है, तो ये जो है ये कॉकरोच की यानी जो आर्थ्रोपोड था उसका बताया हुआ है कि उनके अंदर जो है वो किस तरह से जो हार्ट है वो यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, एल्रे मसल्स जो हैं ये वो मसल्स हैं जो
यानी स्किन के साथ जो है, स्केलेटन के साथ जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो अटैच करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 8 में जो है वो इसकी ब्लड वेसल्स बताई हुई हैं। देयर आर 3 मेन लॉन्गिट्यूडनल रनिंग ब्लड वेसल, डोर्सल, वेंट्रल एंड सब न्यूरल। डोर्सल मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो ऊपर वाली साइड पर प्रेजेंट है, वेंट्रल नीचे, और जो सब न्यूरल है वो है जो नर्व्स के साथ साथ जो है प्रेजेंट होगी। सब न्यूरल नर्व्स के जो है वो नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट होंगी, और ये आपस में केमिस्ट्रल ब्लड वेसल्स के थ्रू, केमिस्ट्रल ब्लड वेसल्स वो हैं जो डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स को जो है वो कनेक्ट करती हैं। तो ये जो है एक दूसरे के साथ इन वेसल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको कॉकरोच का बताया हुआ है कि कॉकरोच का यहाँ आप देख सकते हो कि एओर्टा है, डोर्सल डायफ्राम है, टर्गम्स जो हैं, टर्गम जो है ये इनके मसल्स हैं एब्डोमिनल रीजन के। ठीक है। ये आपको दिखाए हुए हैं कि इनके जो 13 चैम्बर्स है और ट्यूब्यूलर वेसल्स हार्ट के तौर पर एक्ट कर रही है, वो किस तरह से काम करती है। यहाँ जो है ये आपको गट और उससे एसोसिएटेड जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन दिखाई हुई है। यहाँ क्या होगा कि जो डोर्सल ट्यूब्यूलर डोर्सल वेसल्स हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन एंड हेड रीजन, दिस इज़ नोन एज द एओर्टा। ठीक है। थोरेसिक और हेड रीजन से जो है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी जो बॉडी है वो भी सेगमेंटेड है, और 3 सेगमेंट्स आपको पता, आपने पढ़े हैं, मे बी आपको जो है वो याद हो कि 3 रीजन्स हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हेड और थोरेक्स रीजन से जो है वो एओर्टा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, एंड इट ओपन इंटीरियरली इन द हीमोसील ऑफ द हेड बाय फनल शेप ओपनिंग, जिसे हम ओस्टिया बोलते हैं। ठीक है बेटे। हीमोसील क्या है कि हीमोसील जो, चूँकि इनकी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, तो हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम हीमोसील बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसमें जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन बताई हुई है कि डोर्सल वेसल कलेक्ट ब्लड from 14 segment backward in the first 13 segment it become distributing channel and sends its blood to heart and interior end of the body. Ventral vessel is the chief distributing channel with backward flow. Subneural is collecting vessels and the flow of blood is backward. It communicate with dorsal blood vessel through chemical vessels. ठीक है जी। यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि डोर्सल वेसल का क्या काम है कि इसने 14 सेगमेंट, पीछे वाले 14 सेगमेंट से जो है वो ब्लड को कलेक्ट करना होता है, और 13 सेगमेंट पहुंचकर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो है वो वेसल बन जाती है। ठीक है। और फिर ये ब्लड को हार्ट से या जो बॉडी के इंटीरियर सेगमेंट्स हैं वहाँ तक जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। वेंट्रल वेसल्स जो है डैट इज़ द चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स विद बैकवर्ड फ्लो, और जो सब न्यूरल वेसल है डैट इज़ द कलेक्टिंग वेसल, यानी ये ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट से जो है वो कलेक्ट करती है, और इसमें बैकवर्ड फ्लो भी होता है। आपस में ये सारी वेसल्स जो हैं वो कमिश्रल वेसल से कम्युनिकेट करती हैं। कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा टू हीमोसील इन द हेड टू पेरीविजरल साइनस to perineural sinus to perivisceral sinus to pericardial sinus and to heart through ostia. Ostia is the opening of the heart. Pericardial sinus means के heart से पहले वाली space. पेरीविजरल साइनस मीन्स के जो विजराज इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनसे पहली वाली स्पेस. पेरीन्यूरल साइनस मीन्स के न्यूरॉन से पहले वाली स्पेस. सो दीज आर दी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं है, फ्लो डायरेक्ट हो रहा है, तो स्पेसिस के अकॉर्डिंगली जो है वो ब्लड की फ्लोइंग यहाँ पर बताई हुई है कि एओर्टा से जो है वो हीमोसील जो बॉडी कैविटी है वहाँ तक, फिर विजरा से पहली वाली स्पेस में, फिर न्यूरॉन से पहली वाली स्पेस में, फिर दोबारा से विजरा से पहले वाली स्पेस, और फिर हार्ट से पहले वाली स्पेस, एंड देन डायरेक्टली टू हार्ट थ्रू ओस्टिया जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है बेटे, समझ आ गई है. इसको डायग्राम्स जो हैं इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम.
होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। इनकी जो डायग्राम्स है ना ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये आप जो है वो मुझे बनाकर अपनी कॉपीज़ पर जो है वो ड्रॉ करके मुझे क्लास टाइम में, यानी ये जब मैं आपको लेक्चर अपलोड करूँगी तो आपने जो है वो उस टाइम में जो है मुझे ये दोनों डायग्राम जो है वो बनाकर चेक करवानी है थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू बेटे, इसको गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।